हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणितकार। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक्सप्रेशन ऑफ सेट्स को समझने का, पैटर्न्स को समझने का कोई और भी तरीका हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग उन्हीं तरीकों को पढ़ेंगे और इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं क्या पढ़ने के लिए? लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। पहला हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो अगर हम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करें तो पहला लॉ जो हमारा होगा वो होगा कम्यूटेटिव लॉ। फिर हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और डोमिनेशन लॉ, है ना, और आइडेम्पोटेंट लॉ, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट का लॉ भी, ठीक है। और उसके बाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डी मॉर्गन्स लॉ। तो 2 से 3 क्लासेस हमको लगेंगी पूरे लॉज को पढ़ने में। तो आज लॉज का जो आज पहला टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात करें हम, तो क्या हम देख सकते हैं इसमें कि जैसे मान लिया कि 2 सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी। तो इन दोनों सेट्स का हम यूनियन लें या इंटरसेक्शन लें, अगर ऑर्डर बदल दिया जाए तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, मान लिया कि कोई सेट है ए, इसका हमने बी के साथ यूनियन लिया। अब इसका अगर हम ऑर्डर बदल दें, यानी बी को पहले रखें और ए को बाद में, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालना चाहें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल लेके समझना चाहें तो मान लिया कि कोई सेट ले लिया हमने ए 1 2 3 और कोई दूसरा सेट हमने ले लिया 3 4, ठीक है। अब अगर ए यूनियन बी निकालें हम, ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4। 3 को हम एक बार लेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट्स में। और अगर हम बी यूनियन ए निकालें, अगर हम बी यूनियन ए निकालें तब भी हमको क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4 ही मिलेगा, देखिए, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब उसी तरीके से अगर हम इसका इंटरसेक्शन वाला भी निकालना चाहें तो देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? देखिए, इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ 3 कॉमन है, ठीक। या फिर अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो देखिए, इस तरीके होती है हमारी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सेट्स, ठीक है। अच्छा, नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद हमारा जो लॉ आएगा वो हमारा है एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या देखा कि ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर चेंज नहीं होता है। अब हम क्या देखेंगे? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ क्या है? तो एसोसिएटिव लॉ और कुछ नहीं, सिर्फ ग्रुपिंग का खेल है। देखते हैं, मान लिया कि इसमें अब 3 सेट लगेंगे हमको, ए बी और सी। मान लिया कि कोई सेट है ए और 2 सेट हैं बी और सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी, ठीक है। देखिए, मतलब बी और सी का यूनियन लिया और फिर उसका ए के साथ यूनियन निकालें, या फिर ए का बी के साथ यूनियन निकालें और ए का सी के साथ यूनियन निकालें, फिर उनका यूनियन कर दें, तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन की हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों में ही क्या हो रहा है? हमने ग्रुपिंग तो चेंज कर दी, यहाँ पर बी की सी के साथ ग्रुपिंग की है, यहाँ पर ए की बी के साथ और ए की सी के साथ, फिर भी आंसर में कोई चेंज नहीं आया है। उसी तरीके से इंटरसेक्शन वाले में भी, समझ गए आप? ये था हमारा। तो एसोसिएटिव लॉ की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ग्रुपिंग चेंज होती है, ग्रुपिंग चेंजेस, आंसर सेम। इस तरीके से हम इसको मेमोरी ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं कि ग्रुपिंग चेंजेस, आंसर रिमेन्स सेम, आंसर रिमेन्स सेम, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, मान लिया कि कोई सेट है ए 1 2 3 और कोई सेट है बी जिसको हम क्या ले लें? 3 4, और कोई सेट है सी जिसको हम क्या ले लें? 3 4 5, ठीक है।
अब देखते हैं जरा, हम ये वाले का, पहले वाले का हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कोई एक भी कर लेंगे, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए LHS क्या है हमारा, A यूनियन B यूनियन C। तो पहले हम B यूनियन C क्यों ना निकाल लें, तो B यूनियन C हमारा क्या हो जाएगा, देखिए B यूनियन C हमारा होगा 3 4 5। ठीक है, इसका अगर हम A के साथ यूनियन निकालना हो, A क्या है 1 2 3, ये अगर हमको यूनियन निकालना हो तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल 1 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 3 को एक बार लिखेंगे, 4 5, ये आ गया हमारा LHS। अब इसी का अगर हम RHS निकालना चाहें, इसी का अगर हम RHS निकालना चाहें तो क्या है, पहले हम निकालेंगे A यूनियन B। A यूनियन B भाई क्या मिलेगा हमको, देखते हैं, A यूनियन B हमको मिलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और A यूनियन C अगर हम निकालना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब अगर दोनों का हम यूनियन निकाल दें, A यूनियन B यूनियन A यूनियन C अगर हम अब निकालें तो अब हमको क्या मिल जाएगा, देखते हैं, 1 एक बार लिख लिया, 2 एक बार लिख लिया, 3 एक बार लिख लिया, 4 और 5। जरा देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ काम करता है, समझ गए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या हमको याद रखना है कि ग्रुपिंग चेंज करने से भी आंसर चेंज नहीं होता है, आंसर वही रहता है। ठीक है, अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहले हमने क्या देखा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ग्रुपिंग चेंज होने पर भी आंसर चेंज नहीं होता है। उसके पहले हमने क्या देखा, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर चेंज नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसमें ये भी दो टाइप का होगा, जैसे A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। दूसरा इसका क्या होगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। देखिए फ्रेंड्स, ये लॉ बिल्कुल अलजेब्रा के इस वाले लॉ की तरह काम करता है। मान लिया 3 नंबर्स हैं, 3 होल नंबर्स हैं A B C, तो A इंटू B प्लस C किसके बराबर होता था, AB प्लस AC के बराबर होता था। ये भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये इसमें इंटरसेक्शन भी है और यूनियन भी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसका अगर हम वेन डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें तो मज़ा ही आ जाएगी। देखते हैं, अच्छा सेकंड वाले को हम वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले हम LHS को दिखा देते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। ये वाला जो है हम पहले दिखाते हैं। तो ज़रा देखिए, ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B और ये हो गया सेट C। ध्यान से समझिएगा, A B और C। हमको क्या निकालना है, B यूनियन C। जरा इसको हम कलर कर देते हैं ताकि समझने में हमको आसानी रहे। B यूनियन C यानी कि ये पूरा का पूरा, देखिए ये पूरा B यूनियन C है, यानी पूरा B ले लिया और पूरा C ले लिया। ठीक है, अब इसका A के साथ इंटरसेक्शन, तो देखिए B यूनियन C का कौन सा ऐसा पार्ट है जो A में भी है, तो वो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट हमारा है ये वाला, ये देखिए ये पार्ट। ये जो पार्ट हमने ऑरेंज कलर से डार्क कर दिया, ये हमारा LHS को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं RHS की तरफ। अब RHS में हम पहले क्या निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B पहले देखते हैं क्या होता है। ये बना दिया A, ये बना दिया B और ये बना दिया C। तो जरा देखिए, A इसका नेम कर देते हैं A B और C। अच्छा, अब हमको निकालना है A इंटरसेक्शन B। पहले देखते हैं, तो A और B में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B। और A इंटरसेक्शन C को अगर हम दिखाना चाहें,
ए इंटरसेक्शन सी को अगर हम दिखाना चाहें तो कौन सा कॉमन पार्ट है, तो जरा देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मिल गया ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का यूनियन बोल रहा है, जो हमने ऑरेंज कलर से यहाँ पर किया वो, और जो हमने ब्लू कलर से किया यहाँ पर वो, इन दोनों का यूनियन। तो हमको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा, इसको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं ये। तो जरा देखिए यहां पर जो ऑरेंज कलर से था सेम वही पार्ट यहां पर ग्रीन कलर से हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 3 सेट्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कराने की बात होगी वेन डायग्राम की मदद से अगर हम देखें, तो जो ये वाला पोर्शन हमको मिलता है ये वही रिप्रेजेंट करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जो आंसर मिलेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। समझ गया बात आप। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, इसको समझिए अच्छे से, है ना। और नेक्स्ट क्लास में इसको हम एल्जेब्रिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके देखा, ठीक है। अच्छा, अब 3 हमने देखा, पहले कम्यूटेटिव लॉ, फिर हमने देखा एसोसिएटिव लॉ, फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या देखा कि ऑर्डर चेंज होने पर भी आंसर चेंज नहीं होता है। फिर हमने देखा एसोसिएटिव लॉ में कि ग्रुपिंग चेंज करने पर भी आंसर चेंज नहीं होता है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे अलजेब्रा ऑन होल नंबर्स a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू ab प्लस ac काम करता है, ठीक है। अब 3 लॉ हमने पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट लॉ होगा वो हमारा होगा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ दोस्तों क्या कहता है हमारा, कि आपको पता है कि अगर हम नल सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन लें, अगर हम नल सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन लें तो वापस हमको वही सेट मिल जाएगा। क्या कहने का मतलब है, मान लिया कि कोई सेट है ए, इसका अगर हम यूनियन लेते हैं नल सेट के साथ, तो बताइए भाई नल सेट किसी भी सेट के साथ मिलके क्या ही दे देगा, वापस वही सेट दे देगा, वापस वही सेट दे देगा। कहने का मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट यूनियन करने पर भी कोई फर्क नहीं डालता है, एम्प्टी सेट यूनियन करने पर भी कुछ भी नया नहीं जोड़ता। क्या कह रहे हैं, एम्प्टी सेट जुड़ने पर भी कुछ नहीं जोड़ता है। एम्प्टी सेट का अगर किसी सेट के साथ यूनियन निकाला जाए तो हमको वापस वही सेट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट किसी भी सेट के साथ जुड़ के कुछ भी नया नहीं देता है, ठीक है। अब अगर कोई सेट है ए और इसका हम इंटरसेक्शन निकाले यूनिवर्सल सेट के साथ, इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकाले यूनिवर्सल सेट के साथ, तो बताइए यूनिवर्सल सेट में तो ऑलरेडी ए होगा ही होगा। अब उसका अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो वापस हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट के, यूनिवर्सल सेट अपने किसी भी सबसेट के साथ इंटरसेक्शन करके भी कुछ भी अलग कॉमन नहीं देता है, वो वही सेट दे देता है वापस। क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन वही सेट हो जाता है। किसी सेट का अगर यूनिवर्सल सेट उसके यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको वापस वही सेट मिल जाएगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि एम्प्टी सेट यूनियन करने पर भी कुछ नया नहीं जोड़ता और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन करने पर भी कुछ नया नहीं निकालता है, वही का वही मिल जाता है, ठीक है, वही सेट मिल जाता है। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए हमको जिस सेट पर हम ऑपरेशन कर रहे थे वापस वही सेट मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी लॉ हम इस तरीके से एक मेमोरी ट्रिक हम याद कर सकते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे हम यूनिवर्सल सेट के साथ तो फिर से वही मिल जाएगा, और यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो फिर से हमको वही सेट मिल जाएगा। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। अब जो हम नया सेट देखते हैं, ये हमने देखा आइडेंटिटी लॉ। अब हम देख सकते हैं डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ क्या होता है फ्रेंड्स, डोमिनेशन लॉ में क्या होता है कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, टू डोमिनेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का किसी भी अपने सबसेट के साथ, यूनिवर्सल सेट का किसी भी उसके सबसेट के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं तो वापस हमको क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है,
ए यूनियन यूनिवर्सल सेट हमको क्या मिल जाएगा? अरे भाई ये सेट तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में पड़ा हुआ है ना, अब इसका स्क्वायर इसके साथ ले लेंगे तो हमको फिर से क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या करता है? डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट करता है। समझ गए? अच्छा, अगर ए का हम क्या कर दें, अगर ए का हम क्या कर दें, इंटरसेक्शन निकालें फाई के साथ, अगर ए का हम इंटरसेक्शन निकालें फाई के साथ तो हमको क्या मिल जाएगा? सोचिए, अगर हम इंटरसेक्शन निकाले ए के साथ तो हमको क्या मिलेगा? वापस हमको एम्प्टी सेट मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है? किसी भी सेट का अगर हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? फिर से एम्प्टी सेट मिल जाता है। तो देखिए यहां हमने क्या देखा हमने कि यूनिवर्सल सेट डोमिनेट्स। यूनिवर्सल सेट डोमिनेट्स। यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या करता है? डोमिनेट करता है। और ये बात तो ऑब्वियस है कि भाई एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, और एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। यानी किसी भी सेट का अगर हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है? एम्प्टी सेट मिल जाता है। ये हो गया हमारा डोमिनेशन लॉ। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कॉम्यूटेटिव लॉ, फिर हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ, फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर हमने पढ़ा आइडेंटिटी लॉ, फिर हमने पढ़ा डोमिनेशन लॉ। अब हम पढ़ेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब हमेशा, आइडेम्पोटेंट कहीं भी आपको सब सुनाई दे तो हमेशा समझिएगा खुद का खुद से। जैसे कि कोई सेट है, अगर इसका खुद के साथ यूनियन लिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? वापस वही सेट मिल जाएगा। और अगर कोई सेट है, इसका अगर इसी के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो हमको फिर से क्या मिल जाएगा? वापस वही सेट। भाई ए में हम कितनी बार भी ए ले, वापस हमको क्या मिल जाएगा? ए ही मिलेगा। और उसी तरीके से कोई अगर उसका अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ले, कितनी बार भी ले तो वापस हमको क्या एक वही मिल जाएगा। यानी कि उसी सेट का रिपीटेशन करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है। सेट रिपीट करने से, ये मेमोरी ट्रिक है, सेट रिपीट करने से कुछ चेंज नहीं होता। सेट रिपीट करने से कुछ भी चेंज नहीं होता। समझ में आ गई बात? कॉम्यूटेटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ समझ गए कि कितनी बार भी अब इसका हम किसी सेट का यूनियन ले लें, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, वही सेट फिर से मिल जाएगा। उसी तरह से कितनी बार भी हम इसका इंटरसेक्शन ले लें, वापस हमको वही सेट मिल जाएगा। ये हो गया हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? याद करिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का। किसी भी सेट को अगर उसके यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया जाए तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। इसका हम दूसरे तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या कहेंगे? किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ये कोई सेट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसका हम यूनियन करें तो हमको क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। उसी तरह से ये सेट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें नल सेट मिल जाएगा। भाई इसमें जो है वो इसमें नहीं है। ए के अंदर, ये ऐसे समझते हैं वेन डायग्राम से, ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा ए डैश। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन ए डैश कितना हो गया? 5 हो गया। और अगर इस पूरे को मिला दें तो ये पूरा हमको क्या मिल जा रहा है? यू मिल जा रहा है, यूनिवर्सल सेट मिल जा रहा है। समझ गए आप? ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक नोट करके आप एक बात लिख लीजिए कि कोई सेट है ए और दूसरा कोई सेट है बी, अगर इनका इंटरसेक्शन 5 आता है, अगर इनका इंटरसेक्शन 5 आता है यानी दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो सेट्स कैसे कहलाएंगे? देन ए एंड बी आर कॉल्ड disjoint sets, are called disjoint set. A intersection B is equal to 5, then A and B are called disjoint set. अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो कैसे सेट्स कहलाएंगे? disjoint सेट्स कहलाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने देखिए थोड़ा सा आज की क्लास को हम रिकैप करते हैं। आज की क्लास को हम रिकैप करते हैं अगर, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? ऑर्डर चेंजेस, आंसर सेम।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ग्रुपिंग चेंजेस आंसर सेम। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये एक तरीके से क्विक मेमोरी ट्रिक है। इस तरीके से आप इस पूरी बात को रख सकते हैं याद, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है इन प्रॉपर्टीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने देख लिया। फिर हमने देखा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हमने क्या देखा? आइडेंटिटी लॉ में हमने ये देखा कि किसी भी सेट का एम्प्टी, आइडेंटिटी लॉ के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो किसी भी सेट के साथ यूनियन करने पर भी वापस वही सेट दे देता है, और यूनिवर्सल सेट जो है किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करने पर वापस वही सेट दे देता है। ठीक है। यानी कि एम्प्टी सेट कुछ भी नया जोड़ता नहीं है और यूनिवर्सल सेट कुछ भी नया कुछ भी निकालता नहीं है। और उसके बाद हमने क्या देखा? डिनोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ में हमने क्या देखा कि यूनिवर्सल सेट डोमिनेट करता है, यू डोमिनेट्स, यू डोमिनेट्स। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसमें क्या होता है कि कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट मिलके हमको वापस यूनिवर्सल सेट दे देते हैं। तो ये था। अब आप लोग चाहें तो हम लोग थोड़ा सा आज का एक क्विज लगा लेते हैं, जिसका नाम दिया जाएगा गणितकार आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं गणितकार क्विक क्विज। आपका क्विज तैयार हो रहा है, फटाफट हम लोग आंसर्स देंगे। ठीक है। क्या पहला क्वेश्चन है? इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं। Which of the following properties states that changing the order of operands does not change the result of an operation as indicated by order changes? Answer the same in the recap. क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर चेंजेस, ऑर्डर जो है अगर चेंज किया जाए फिर भी रिजल्ट चेंज ना हो, ऑर्डर अगर चेंज हो जाए फिर भी रिजल्ट चेंज ना हो, ऐसा कब होता था? ऐसा होता था हमारा कम्यूटेटिव लॉ में। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या कह रहे हैं? द रीकैप मेंशंस ग्रुपिंग चेंजेस आंसर सेम। अगर ग्रुपिंग चेंज हो जाए और आंसर सेम हो एसोसिएटिव लॉ के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्टली डेमोन्स्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन? एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, जरा देखिए, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है? ग्रुपिंग चेंज हो रही है। क्या कह रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी। अब इसकी अगर ग्रुपिंग चेंज कर दी जाए, यानी बी को सी के साथ ऐड किया जाए फिर ए चेंज किया जाए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। समझ गए आप? ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीकैप, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट बी प्लस यू। एज्यूम यू इज सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? यू की जगह पे अगर हम सी रख दें तो ना क्या बन जाएगा? ए डॉट बी प्लस सी। तो हमको क्या मिलेगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। The recap briefly mentions identity law. In standard algebra, what is the identity element for multiplication? यहाँ देखिए, ये बताइए अलजेब्रा में ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करने पर वापस वही नंबर मिल जाता है? भाई कोई भी नंबर हो, मान लिया कोई नंबर है x अलजेब्रा में, इसको अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस हमको x मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इन अलजेब्रा कौन सा होगा? आंसर बी 1 होगा। द डोमिनेशन लॉ इज मेंशन्ड विद यू डोमिनेट्स इन बुलियन अलजेब्रा, विच एलिमेंट डोमिनेट्स द और ऑपरेशन मीनिंग a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है, ठीक है, इतना आप रहने दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा अलजेब्रा ऑफ सेट्स, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए। और अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मास्टर्ड अलजेब्रा ऑन सेट्स। थैंक यू।